मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और उम्मीद के मुताबिक आप सब क्लास में आ गए होंगे। बहुत विशिष्ट प्रश्न है। भगत सिंह का छद्म नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद का छद्म नाम क्या है, या ऐसे ही तमाम प्रश्न जिन पर शायद आपकी नजर ना हो। शुरुआत सरल प्रश्नों से और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी को जवाब देना है। प्रश्न को पढ़िएगा, गलत मत करिएगा। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ देखिए, किस क्रांतिकारी पत्र ने भारतीयों से यह आह्वान किया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए और ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। मतलब यह कि शोषण के विरुद्ध, इस अत्याचार के विरुद्ध अब हमें ताकत का मुकाबला ताकत से करना होगा। 30 करोड़ जनता 60 करोड़ हाथ उठाए। किस पत्रिका या किस समाचार पत्र का ये स्टेटमेंट है? युगांतर, संध्या, गदर, कालचक्र एवं नवशक्ति। और मुझे उम्मीद है इसका जवाब दे पाएंगे। गलती मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, गदर को बिल्कुल मत चुनिएगा सर। और यहाँ पे जवाब है युगांतर। बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर कहां से निकला, किसने निकाला, कितनी भाषाओं में छपा, आपको पता होगा। संध्या का संपादन किसने किया, कालचक्र और नवशक्ति का संपादन किसने किया। ये क्रांतिकारी जो हमारा आंदोलन है उनसे संबंधित ये पत्र पत्रिकाएं हैं। इनके संपादक, इनके विशेष नाम और इनका क्या डिटेल है, क्या रोल है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो युगांतर ने ये स्टेटमेंट दिया था और गदर, संध्या और आपको कालचक्र, नवशक्ति के बारे में पता है। फिलहाल ये देखिएगा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर याचना, प्रार्थना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना, प्रेयर ऐसा कहते हैं। प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट की जो राजनीति करने का आरोप लगाने वाले हरदयाल तिलक, सुभाष जी या फिर सरदार भगत सिंह। बाबा हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार भगत सिंह। देखिए कौन है, इंपॉर्टेंट बात है। जितनी जल्दी हो सके जवाब दीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि शायद अब इसमें बहुत कुछ सोचना नहीं है। और ये है बाल गंगाधर तिलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट की जो राजनीति करने का आरोप लगाने वाले तिलक हैं, आपको बेहतर पता है। और ये देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए किसने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। मुझे उम्मीद है शायद क्लिक कर पाए। देखिए क्या जवाब आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सत्यपाल या फिर सरोजिनी नायडू। भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद दोनों का एक ही मतलब है। किसने कहा? और गलत मत करिएगा। और यहां पर जवाब है आपकी उम्मीद से परे, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल मत चुनिएगा। लेकिन हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ कहा था। भगत सिंह की शहादत पर क्या कहा था, ये आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। और यहां पे जवाब है फिलहाल आज के लिए सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अश्वमेध यज्ञ का प्राचीनतम साक्ष्य। मतलब यहां पर अब मामला यह है प्राचीनतम साक्ष्य। तो प्रश्न थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दे रहे, अभिलेखीय साक्ष्य कह देंगे, क्योंकि अभी साहित्यिक साक्ष्य फिर उत्तर अलग हो जाएगा। इसका अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है तो ये कर लेंगे। पुलकेशिन द्वितीय की अहोल प्रशस्ति है, कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, कि खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है, कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। कर पा रहे हैं। और इसमें ऐसा कहा गया है कि वो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। याद आ रहा है, ये प्रश्न भी आया है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध किए, समुद्रगुप्त ने कितने किए। अनेकाश्वमेध याजिनः, याद आया, समुद्रगुप्त को अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। भारतीय इतिहास में 18 अश्वमेध यज्ञ किसने किए, याद आ रहा है, मयूर शर्मन का नाम। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए, प्रवर सेन का नाम याद आ रहा है। 5 अश्वमेध यज्ञ किसने किए, 3 किसने किए। ये सब आपको पता होने चाहिए। और मैंने एक क्लास में अश्वमेध यज्ञों के इतिहास पर भी मैंने एक क्लास लिया है। पूरे इतिहास में जितने अश्वमेध यज्ञ हुए सब मैंने कंप्लीट करके एक जगह पर लगा दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे धनदेव का अयोध्या अभिलेख, पुष्यमित्र शुंग याद आना चाहिए। अगले प्रश्न को देखिएगा,
बढ़िया बात है। देखिए यहां पे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में भगत सिंह की शहादत पर किसने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांच नहीं जुड़ा हुआ था जितना कि भगत सिंह के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब भगत सिंह का रोमांचकारी जीवन किसने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांच नहीं जुड़ा हुआ था? सुभाष जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, अरविंदो घोष हैं। तो अब इन दिए गए विकल्पों के अनुसार अब यहां पर सुभाष चंद्र बोस को हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह की शहादत पे कहा भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद दोनों का एक ही मतलब है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर कौन सा जवाब हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं लगाइएगा, बिल्कुल गलत नहीं लगाइएगा सर, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। अब शेष दो ऑप्शन है, आप बताइए कि इन दोनों में से कौन है। शायद ये प्रश्न आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दीजिए। और ध्यान रखिएगा, अमेजिंगली अनबिलीवेबल, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है। ध्यान दीजिएगा, अरविंदो घोष का भी नहीं है। अब मैं कह रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह और महात्मा गांधी के जो वैचारिक मतभेद हैं, जो उनकी जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो उनकी नीति है, हिंसा और अहिंसा के बीच का जो अंतर विरोध है, उसके बावजूद भी ये गांधी ने कहा है भगत सिंह के लिए। इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। और शिमला का सन्यासी कौन है? शिमला का सन्यासी कौन है? लॉर्ड रिपन, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड वेवल या फिर जॉन स्ट्रेची? हर्मिट ऑफ शिमला, यह प्रश्न ऐसे भी आया है, हर्मिट ऑफ शिमला कौन है? हर्मिट ऑफ शिमला कौन है? और बताने की जरूरत नहीं है, वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, कांग्रेस के पिता। और आपको पता है कि ये ऑर्निथोलॉजिस्ट भी हैं, पक्षी विज्ञानी भी हैं। कौन? ए.ओ. ह्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे भी आया है, कई स्टेटमेंट थे और फिर ये कहा गया कि ये बताइए वो ए.ओ. ह्यूम एक पक्षी विज्ञानी भी थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और यहां पर दो प्रश्न और पूछ रहा हूं, साबरमती का संत किसे कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, तो साबरमती के संत हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है, आप जवाब दे दीजिए। और एकदम सीधा सा प्रश्न है और वो नो डाउट महात्मा गांधी हैं। दक्षिणेश्वर के संत कौन हैं? जल्दी से बताइएगा, दक्षिणेश्वर के संत कौन हैं? सब लोग क्लास में रहते हैं तो रिप्लाई जरूर किया करिए भाई, इतने अच्छे प्रश्नों को हम लोग लेके आते हैं, अगर आप केवल मूक दर्शक बन के बैठेंगे तो ठीक नहीं लगता है। आप बताइएगा, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, मैंने क्या प्रश्न पूछा है आपसे? दक्षिणेश्वर के संत कौन है? तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हैं। ध्यान रखिएगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को दक्षिणेश्वर का संत कहा गया है। उपाधियों से भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो कमांडर इन चीफ हैं, कौन? चंद्रशेखर आजाद। किस छद्म नाम से जाने जाते हैं? बलबीर हैं या शेर सिंह हैं या घनश्याम हैं या बलराज हैं? जरा सा जवाब दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है यह प्रश्न शायद आपकी निगाह से ना गुजरा हो, यह प्रश्न पूछा गया है किसी स्टेट लेवल की परीक्षा में। तो अब बताइएगा कि चंद्रशेखर आजाद का छद्म नाम क्या है, वो किस छद्म नाम से भी जाने जाते थे? और ये नाम केवल क्रांतिकारियों को पता था और बाहर नहीं पता था लोगों को। तो अब अंदाजा बिल्कुल मत लगाइएगा, और मेरे हिसाब से शेर सिंह अगर आप लगा रहे हैं तो ये गलत है। अब आप लगा रहे हैं तो क्या लगाएंगे? घनश्याम भी मत लगाइएगा। और अब नाम है बलराज, वो बलराज के नाम से जाने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। HSRA के कमांडर इन चीफ कौन है? चंद्रशेखर आजाद है। नए छात्रों के लिए एक विशेष सूचना है, बाकी पुराने छात्रों को पता है, हम लोगों का ये NCERT का एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है अमृतवाणी के नाम से। NCERT का एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है अमृतवाणी के नाम से। इसमें 20 प्रश्न पत्र हैं और 125 प्रश्न प्रत्येक पेपर में। तदनुसार इसमें आप देख पा रहे होंगे 2500 प्रश्न है। पाठ्यक्रम के सभी अध्याय शामिल हैं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर और आजादी के बाद तक। हर टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से सीरियल में 3 से 4 प्रश्न हैं। मतलब इसको
हेक्टिक नहीं किया गया है। प्रागैतिहासिक काल से प्रत्येक सेट पेपर शुरू होता है और अंत तक जाता है। क्रमानुसार हर टॉपिक से 2-3-4 प्रश्न लिए गए, कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या दी गई है और आंसर शीट भी आपकी साथ में है। तो कुल ये 2500 प्रश्न आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं रिवीजन में, ये एनसीईआरटी भी बड़ा रोल प्ले करेगी। एनसीईआरटी के प्रश्नों को शामिल करने के साथ साथ अदर स्टेट और बहुत अन्य जो नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के 3 प्रैक्टिस सेट और हैं। एंशिएंट के अमृत संजीवनी के नाम से टॉपिक वाइज है, ये प्रागैतिहासिक काल से लेकर राजपूत काल तक जाता है। 3000 टॉपिक वाइज प्रश्नों का संकलन, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। मेडवल इंडिया का ये अमृत गंगा है। 2500 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, ध्यान दीजिएगा। कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। हजारों छात्रों ने इन पुस्तकों को मंगाया है और संतुष्ट छात्र हैं। ये अमृत मंजरी है मॉडर्न इंडिया का 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज यूरोपियों के आगमन से आजादी के बाद तक जाता है। ये 10,000 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हो गया, यानी कि अमृत संजीवनी 3000, अमृत गंगा 2500 और अमृत मंजरी 2000 मॉडर्न इंडिया, और अमृत वाणी ये हो गया 2500। कुल मिला के 10,000 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट अभी आपके पास समय है। और सभी प्रश्न पत्रों में बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त परीक्षोन्मुखी प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए व्याख्या भी दी गई है। अगर इसको नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप एक अमृत कलश भी मंगा सकते हैं। एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न की टॉपिक वाइज कंबाइंड है। 3000 प्लस प्रश्न है। आपको जो भी पुस्तक मंगानी हो, आप स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार निर्णय करिएगा, मंगा सकते हैं, ठीक है। और अब इन प्रश्नों को देखिएगा। एचएसआर, ये देख लिया आपने इस प्रश्न को कि वो चंद्रशेखर आजाद का जो छद्म नाम है वो बलराज है। और ये देखिएगा, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। कांग्रेस के 1915 तक का इतिहास किसने लिखा? तो ये है एनी बेसेंट, आनंद चार्लू, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर पट्टाभी सीतारामैया। तो ये पुस्तक का नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। तो ये पुस्तक एनी बेसेंट की है। ये पुस्तक एनी बेसेंट की है, आपको सबको पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा 3 पार्ट में, तो ये पट्टाभी सीतारामैया है, ठीक है। ये अगर कहते हैं कि कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखने वाले वो पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया आपको पता है कब हारे थे, किस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में किस अधिवेशन में हारे थे, किससे हारे थे? आपको याद आ रहा है, त्रिपुरी अधिवेशन याद आया होगा। गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे, सुभाष चंद्र बोस ने इनको परास्त किया था, आपको याद आ गया होगा। तो फिलहाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी और राष्ट्रगुरु आपको पता है, आनंद चार्लू के बारे में आपको चीजें पता है। और अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, और ये देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न। फिर से क्रांतिकारी आंदोलन के विशेष प्रश्न। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए किसने कहा, ऐसे लोग अपने साहस और दृढ़ निश्चय से जीवन एवं मृत्यु की खाई को पाट देते हैं। ऐसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग अपने साहस, अपने धैर्य और अपनी दृढ़ता से जीवन और मृत्यु की खाई को पाट देते हैं। तो अब यहां पे आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि ये 2 नहीं हो सकते। सुभाष जी ने क्या कहा, भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का मतलब एक है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ कहा है, लेकिन मैंने अभी यहां पे हटा दिया है। अब यहाँ पे जवाब है डॉक्टर सत्यपाल। आपकी उम्मीद से कहीं परे, सरोजिनी नायडू को बिल्कुल मत चुनिएगा, और यहाँ पर सही जवाब है सत्यपाल। प्रश्न कैसे लगे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। कम से कम लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने में भी आप आलस से कर जाते हैं, तो कम से कम एक बार लाइक कर सकते हैं, हमारी क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने शुभ चिंतकों को। और अब देखिएगा, 1519 में जल मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम पुर्तगाली नागरिक कौन था? बार्थोलोम्यू डियोज है, कोलंबस है, अमेरिगो वेस्पुची है, या फिर मैगलन है? ध्यान से जवाब दीजिएगा। 1519 में जल मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम पुर्तगाली नाविक। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, और यहां पर जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, मैगलन है। बड़ा कॉमन प्रश्न है। बार्थोलोम्यू डियोज 1487 में निकला था, पुर्तगाल से भारत के लिए अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। कोलंबस आपको पता है कि वो अमेरिका की खोज करता है, निकला भारत के लिए था, पहुंच कहां गया था? वो अमेरिका की तरफ पहुंच गया। और ये भी आपको पता है
अमेरिको वेस्प्यूची के नाम पर ही देश का नाम, अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। फिलहाल अब देखिएगा प्रश्नों को बहुत शानदार, मतलब अब हम क्या कहें, बहुत कोशिश करती है हमारी टीम और हम लोग की आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न डिलीवर हो सके। किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मतवाला में बलवंत सिंह के नाम से विश्व बंधुत्व पर लेख छपवाया? ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न। बलवंत सिंह का छद्म नाम, यह क्रांतिकारियों की एक पत्रिका है मतवाला, विश्व बंधुत्व पर एक लेख छपवाने वाले किस नाम से? ध्यान दीजिएगा, बलवंत सिंह के नाम से। और फिर उन्होंने विद्रोही छद्म नाम से भी काकोरी के शहीदों का परिचय शीर्षक से पंजाबी में लेख छपवाए। तो मतलब अब आपको यह कहना है कि वो बलवंत सिंह और विद्रोही ये किस क्रांतिकारी का छद्म नाम है? लाला लाजपत राय हैं, सरदार भगत सिंह है, भगवती चरण वोरा हैं, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला में यहां पर आप लाला लाजपत राय को मत चुनिएगा, और ये हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह हैं। भगत सिंह की तमाम पुस्तकें हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई एम एन एथीस्ट, आपको पता है बम का दर्शन भगवती चरण वोरा ने लिखना शुरू किया था। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का दर्शन पूरा करने वाले कौन हैं? वो भी भगत सिंह हैं। किसके अनुरोध पर यह पुस्तक लिखी गई, मतलब शुरुआत हुई? वो चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर वो शुरुआत हुई थी। फिलहाल देखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है, सामवेद से संबंधित कौन सी शाखा नहीं है? तो देखिएगा एक नहीं है, बाकी तीनों सामवेद की हैं। तो शाकल, कौथुम, जैमिनी और रामायणी। अब हम, मुझे लग रहा है कर पाएंगे। शाकल ऋग्वेद की है ना, शाकल ऋग्वेद की है, सामवेद की नहीं है, तो आपको पता चल रहा है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर ऋग्वेद की तमाम शाखाएं शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शांखायन, मांडू, आपको पता है। और फिर सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी हैं? सामवेद की हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कौथुमनी है, जैमिनी, रामायणी में सबसे जो ज्यादा लोकप्रिय है वो कौथुमनी है। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे होंगे। विश्वामित्र के द्वारा नदियों की बाढ़ को शांत करने के लिए प्रार्थनाएं ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जवाब दे सकते हैं। प्रश्न पढ़ा करिए, हड़बड़ी में जवाब मत दिया करिए। बहुत मैं देखता हूं कि गलत जवाब भी आते हैं और ऐसे प्रश्न भी गलत हो रहे हैं छात्रों के, जिनको गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा के लिहाज से। और अभी एक बात और आपको मैं सूचित कर दूं, जो एलटी के लिए, मेंस के लिए जो छात्र अभी परेशान हो रहे हैं, वो कृपया मेंस के लिए परेशान ना हो। ध्यान दीजिएगा, पहले आपके सामने प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको 2-3-4 महीने का समय मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मेंस के लिए अभी परेशान मत होइएगा, नहीं प्रीलिम्स पास करने के आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। मतलब ऐसे लक्षण मुझे दिख रहे हैं। छात्र इस समय मेंस की तरफ परेशान है और मैं आपको मेंस पर भी आपको बहुत अच्छे से काम कराने वाला हूं, बहुत अच्छे से फ्रेमिंग कराने वाला हूं। प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि वहां शब्दों की सीमा होगी, यानी 100 शब्द, 200 शब्द, ऐसे करके शब्द सीमा होगी। तो आपको बहुत टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड लिखना होगा। अभी आप केवल प्रीलिम्स पर फोकस करिए और अपनी जो परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी की अक्टूबर और दिसंबर में है, उन पर फोकस करिए। अपने आप को डाइवर्ट मत करिएगा। फिलहाल ये देखिए, वो नदियों की बाढ़ को शांत करने के लिए प्रार्थना है, तृतीय मंडल में है सर, और तृतीय मंडल में आपका विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, याद आया होगा। प्रकाश के देवता सवित्र या सविता को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, सवित्र या सविता को समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सवित्र को समर्पित है, जिसकी शक्तियों से दिन में सूर्य और रात्रि में चांद और तारे प्रकाशित होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इन सब प्रश्नों को हैंडल करने में गलतियां ना हो। ऋग्वेद के मंडलों के दृष्टा ऋषियों के नाम भी जानना चाहिए आपको। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए, राज बिहारी बोस हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर विट्ठल भाई पटेल हैं? सर ये दादा भाई नौरोजी हैं। और एक बार ये प्रश्न ऐसे आया था, कहां से चुने गए थे, ये भी बताइएगा, बता सकते हैं क्या? और एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है
व्योमेश चंद्र बैनर्जी चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं, चुने जाने वाले पहले भारतीय। दादा भाई नेरोजी हैं और दादा भाई नेरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया सबसे ज्यादा बार आपसे पूछी गई है, रिपीट होने वाले प्रश्नों में उनके समाचार पत्रों में एक गुजराती भाषा का रफ्त गुफ्तार है। याद रखिएगा, मिला लीजिएगा। मैच दी फॉलोइंग। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये यमुना की सहायक नदी है। कालीबंगा घग्गर विलुप्त सरस्वती के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो 3 2 4 1 सरल प्रश्न है और ऐसे ही मिलाया करिए नंबरिंग करके। तो 3 2 4 1 जहां भी आ रहा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, किस ग्रंथ के आधार पर यह माना जाता है, मतलब वो पौराणिक गाथा कही जा सकती है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, प्रतिहार, चौहान एवं चालुक्य का जन्म हुआ। कहां पे ये कथानक, ये पौराणिक आख्यान मिलता है और अब बताने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी राजपूत काल पढ़ाया था और बताया था, ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो उनके राजकवि हैं चंद बरदाई और उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। तो राजपूतों के अग्निकुल का सिद्धांत कहाँ मिलता है, वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है, चंद बरदाई की रचना। और एक प्रश्न और भी पूछा गया है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, तो वो जयानक भट्ट की रचना है। मुझे उम्मीद है बढ़िया आप समझ पा रहे होंगे। और फिर से एक बार अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। नए छात्र काफी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं एक बार फिर से आपको ये सूचित करना चाहता हूं, हम लोगों की ये एनसीईआरटी का एक प्रैक्टिस सेट अमृत वाणी के नाम से आया है। पाठ्यक्रम के सभी अध्याय शामिल हैं। 20 प्रश्न पत्रों का सेट है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न है। 2500 प्रश्नों का संकलन है, व्याख्या के साथ, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। आंसर शीट भी साथ में है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर और ये भारत की आजादी के बाद तक ये पुस्तिका जाती है, आप देख पा रहे हैं। और हर टॉपिक से क्रमानुसार 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेगा। एकदम बराबर विभाजन है। 40 से 42 प्रश्न एंशिएंट के हैं, 40 से 42 मेडवल के हैं और 40 से 42 मॉडर्न के हैं। मतलब इतना संतुलित पेपर है जैसा आपको परीक्षा भवन में मिलेगा। एनसीईआरटी के प्रश्नों पर आपकी नजर नहीं होती है, एनसीईआरटी के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। आप मंगा सकते हैं मेडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया का ये अमृत मंजरी है। 2000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, 2000 प्रश्नों का संकलन है, अमृत मंजरी है। और इसी तरह मेडवल इंडिया का हमारा 2500 प्रश्नों का अमृत गंगा है, टॉपिक वाइज है। हर टॉपिक में 300, 400, 500 ऐसे प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा ये अमृत संजीवनी है। 3000 प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। अब तक हजारों छात्रों ने इन पुस्तकों के प्रति अपनी रुचि दिखाई है, अपना उत्साह दिखाया है। और हमें संतुष्टि है हमारी टीम को कि प्रत्येक छात्र इन पुस्तकों को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो फिलहाल अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं। कोई भी जानकारी स्क्रीन पर नंबर दिए जाते हैं, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खोजने की बात हो रही है, जल्दबाजी मत करिएगा। और यहाँ पर जवाब फिर टी फैंथलर है, 1750 में खोजा गया है। कौन सा खोजा गया है आप बताइएगा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन का श्रेय किसे दिया जाता है, वो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय कौन है, टी फैंथलर है। फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा, 1 मिनट। अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा, सुमेलित करने के लिए आया है। 18वां प्रश्न है ये। और वो कह रहे हैं कि प्रथम संगम, द्वितीय और तृतीय अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम संगम के आपको पता है अगस्त्यनार ऋषि या अगस्त ऋषि हैं। दक्षिण भारत में कृषि प्रधान आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार का श्रेय भी अगस्त ऋषि को। दूसरा संगम आपको पता है फिर अगस्त ऋषि और फिर तोलकाप्पियर, उनके 12 शिष्यों में प्रमुख तोलकाप्पियर। इनकी एक तमिल व्याकरण की रचना है तोलकाप्पियम, याद आ रहा है ना आपको, ये सब तमिल व्याकरण की प्राचीनतम रचना है। और फिर तदनुसार तीसरे संगम के नक्कीरर हो जाएंगे 3, 1 और 2। मुझे उम्मीद है
ठीक कर पा रहे हैं तो देख लीजिएगा जो भी विकल्प आ रहा है, बी वाला विकल्प आ रहा है। और फिर देखिएगा मजमुउल बहरैन किसकी रचना है? दो महासागरों का मिलन। अकबर जहांगीर, दारा शिकोह बताने की जरूरत नहीं है, ये दारा शिकोह है। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया। सिर्र ए अकबर के नाम से, पता है ना, सिर्र ए अकबर से, अकबर के नाम से कराया। दारा शिकोह की एक उपाधि आपको पता होगी, संस्कृत ए कलंदर, याद आ रहा है? याद करिएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा, कलंदर किसे कहा गया है? केवल वो बाबर को कहा गया है। कलंदर किसे कहा गया है? बाबर को कहा गया है। कलम और तलवार का सिपाही किसे कहा गया है? बाबर को कहा गया है। संस्कृत एक कलंदर किसे कहा गया है? वो दारा शिकोह को कहा गया है। मुझे उम्मीद है चीजें रिकॉल हो रही होंगी क्लास के बारे में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? गुंबद का निर्माण नहीं है। बाबर और हुमायूं, अकबर और शाहजहां, और बिल्कुल मैं बता रहा हूं ये अकबर है। गुंबद का निर्माण किस मुगल शासक के मकबरे में नहीं है? तो वो अकबर है। ये बात भी क्लियर हो रही है। बाबर का मकबरा हिंदुस्तान के बाहर है, वो काबुल में है। ध्यान दीजिएगा, बाबर को पहली बार कहां दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। बाबर की अंतिम इच्छा यह थी कि उसको अपने मुल्क काबुल में दफनाया जाए, तो उसकी विधवा मुबारक यूसुफ जई ने बाबर को पहले आगरे में दफनाया। उसकी इच्छा अनुसार उसका मकबरा उसने काबुल में बनवाया। फिर बाद में बाबर को उसकी अस्थियों को निकाल के आगरा से काबुल ले जाकर के दफनाया गया। ठीक है, हुमायूं का मकबरा भी उसकी बेगम ने बनवाया था, हमीदा बानू बेगम, हाजी बेगम, याद आ रहा होगा आपको। और इसके गुंबद में पहली बार सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, पहली इमारत है मुगल काल की जिसके निर्माण में पहली बार संगमरमर दिखाई पड़ता है। तो हुमायूं के मकबरे में पहली बार गुंबद का प्रयोग, गुंबद में संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और शाहजहां, आपको पता है, अपना मकबरा नहीं बनवा पाया था, अपनी बेगम के मकबरे ताजमहल में ही उसको दफना दिया गया। फिलहाल कौन से सूफी संत महबूब इलाही कहलाते हैं? महबूब इलाही ईश्वर के प्रेमी मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो अब कह सकते हैं महबूब इलाही कौन है? निजामुद्दीन औलिया हैं सर, और ये योगी सिद्ध भी हैं। जवाब दे दिया करिए, खाली मत बैठिए। आप सोचते होंगे सर कहते हैं जवाब दिया करिए, ये परीक्षा में भी आपको जवाब देना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान उल हिंद हैं, याद आया आपको? सुल्तान उल हिंद मोहम्मद गौरी ने इन्हें कहा था, याद आया होगा। शेख उल हिंद कौन है? वो सलीम चिश्ती हैं, अकबर के समकालीन है। मुझे उम्मीद है बढ़िया से कर रहे हैं सब लोग। ब्रिटिश पत्रकार नेविंसन जुड़े हुए हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और कर पाएंगे। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेविंसन कहां से जुड़े हुए हैं? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें एक विशेष नाम आपको याद रखना चाहिए, वो वेब मिलर का नाम है, याद आ रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन से एक विशेष इंसान जुड़े हुए हैं, लुई फिशर का नाम याद आना चाहिए। तो ये सारी गलतियां ना हो तो बहुत बढ़िया है। और याद रखिएगा, इन चीजों से यहाँ से प्रश्न बने हैं, रिपीट हो सकते हैं। कभी कभी हम लोगों का दिमाग परीक्षा भवन में इतना सैचुरेट हो जाता है, इतना संतृप्त हो जाता है, काम नहीं करता। किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। उसकी चतुराई, सूक्ष्म बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि के कारण जाटों का अफलातून अब कह सकते हैं भाई, और कहना नहीं चाहिए। वो सूरजमल है ना, वो जाटों का जो नेता है सूरजमल, जाटों का अफलातून और राजपूतों का अफलातून, राजपूतों का यूलिसीज, राजपूतों की वीरता का पुष्प कौन है? तो उनका नाम दुर्गादास है, याद रखिएगा भाई। और अगले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं, और देखिएगा, ये कैरेंटियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक और अवैतनिक संपादक, ध्यान दीजिएगा, वेतन नहीं मिल रहा था उन्हें, एम.के. गांधी हैं, अल्बर्ट वेस्ट हैं, महादेव देसाई हैं और मनसुख लाल नजर है। और मुझे लग रहा है इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे, और बिल्कुल ठीक जवाब दिया है सर, और वो हैं मनसुख लाल नजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवैतनिक संपादक हैं। गांधी के निजी सचिव कौन हैं? महादेव देसाई, याद आया आपको? निजी सचिव
इनकी मृत्यु भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने दो व्यक्तिगत सहायक खो दिए, महादेव देसाई उनके निजी सचिव और उनकी अर्धांगिनी कस्तूरबा जी छोड़ के चले गए। फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ जाइए। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। काकोरी के, ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव हैं या फिर गोविंद वल्लभ पंत हैं, भानुचंद्र गुप्ता हैं या फिर मोतीलाल नेहरू हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्नों को लेकर। अब इन दिए गए विकल्पों में यहाँ पर सही जवाब आपको गोविंद वल्लभ पंत लगाना चाहिए। आप कहेंगे सर फिर विवाद कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिलहाल इसको आप कर ही लीजिए। विवाद कहां पर है तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी में मदन मोहन मालवीय का नाम आया है, गोविंद वल्लभ पंत का नाम नहीं आया है। ये बात क्लियर है। तो दिए गए विकल्पों में गोविंद वल्लभ पंत को आपको चुनना होगा, क्योंकि किसकी अध्यक्षता में वो एक बचाव समिति का गठन हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत भी है उसमें, लेकिन बिस्मिल ने पहले मदन मोहन मालवीय का नाम लिखा है और उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत आते हैं। और फिर जबकि काकोरी केस के क्रांतिकारियों का मुकदमा निःशुल्क लड़ने वाले वकील भानुचंद्र दत्ता थे, सॉरी ध्यान दीजिएगा, भानुचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी केस के क्रांतिकारियों के लिए निःशुल्क मुकदमा लड़ने वाले हमारे वकील थे भानुचंद्र जी। और अब मैं जानना चाहता हूं कि काकोरी केस के लिए सरकारी वकील कौन थे जो इन क्रांतिकारियों के विरोध में काम कर रहे थे? तो उस सरकारी वकील का नाम भी परीक्षा में पूछा गया है, जवाब आपको देना है। और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप के माध्यम से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। और एक बार मैं पुनः आपको बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी की अमृतवाणी एडवांस बुकिंग में है, कुछ प्रतियां ही बची हुई हैं, बहुत सारे छात्रों ने मंगा लिया है। 3 दिन में ही इसकी बुकिंग 400 के ऊपर पहुंची है। अमृतवाणी एनसीईआरटी के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट शामिल करते हुए अन्य परीक्षा के प्रश्न भी हैं, तमाम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न भी हैं और प्रागैतिहासिक काल से लेकर आजादी के बाद तक हर टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न, कुल मिला के 2500 प्रश्नों का ये पैकेज है अमृतवाणी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये पुस्तिकाएं, प्रैक्टिस सेट, संजीवनी, गंगा, मंजरी, कलश, वाणी बहुत रिलायबल, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपके विवेक पर निर्णय है। फिलहाल 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय समाप्त हो चुका है। आप क्लास में बहुत धैर्य से बैठे, इसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूं। आज विदा ले रहे हैं और कल फिर मिलते हैं 9:30 पर प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला में। आज विदा, नमस्कार।